हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडुटोरिया का द्वारा जो है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है ऑल आउट एक बुक निकाला गया है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो 6 से 12 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपका एनसीईआरटी का सभी को इसमें संग्रहित किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो इस बुक का हम लोग स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम साइंस कंप्लीट कर चुके थे। कुछ वजह से जो कुछ दिनों से क्लास बंद था, लेकिन आज से हम रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइंस अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो स्टार्ट करें आपका हिस्ट्री में जो हम लोग सबसे पहले आज एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री देखेंगे। किसको? तो एनसीईआरटी क्लास 6 के इतिहास को देखेंगे, प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी क्लास 6 से एनसीईआरटी क्लास 6 के इतिहास के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं आपका चैप्टर 10 चैप्टर है आपका इतिहास में क्लास 6 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो है वह कहाँ स्थित है। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो है पाकिस्तान में। कहाँ? तो पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी नंबर, ठीक है। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ जो है भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में कहाँ है? तो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है कि सिंधु को हिदोस तथा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा। तो इसको किसने कहा था? तो सर्वप्रथम ईरानी तथा यूनानी ने। किसने? तो ईरानी तथा यूनानी ने। सबसे पहले ईरानी तथा यूनानी ने जो है सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया। पांडुलिपियों को जो है निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आपका संस्कृत में भी लिखा गया था, प्राकृत में भी एवं तमिल में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, दूसरा समुद्रों पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, हम सत्य कथन को इसमें से क्या करना है? तो चुनना है। तो भारत के उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है इसके बारे में, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी बड़े आकार के कारण भी और समुद्रों पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण भी उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का जो महत्व क्या है आपका, फर्स्ट बोला कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, दूसरा राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, तीसरा धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, और चौथा स्तंभ लेखों के अध्ययन की चर्चा। तो इसमें बोला कि सत्य कथन को हम लोग को चुनाव करना है। तो इसमें जितने भी कथन दिए हुए हैं सभी क्या है, तो आपका सही कथन है, सभी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर बोले कि बुर्जहोम आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला है कि बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दूसरा बोल रहा है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। तो सत्य कूट का चयन करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों क्या है तो सही है। कि बुर्जहोम के जो लोग थे वो बुर्जहोम के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और दूसरा पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, 1 और दोनों कूट क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। 7 नंबर बोल रहा है कि संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना आरंभ किया। बोल रहा है कि संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ जो है गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना क्या गया तो प्रारंभ किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, कहाँ तो मेहरगढ़ में किया गया। 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान को 12,000 साल पहले जो घास वाले मैदान को क्यों बनने लगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया तो बनने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर बोल रहा है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि औजार पॉलिश किए जाते थे। दूसरा, इस अवधि में ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनाव करना है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, दोनों 1 और दोनों क्या है तो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में
एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव आखेटक जो है खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? फर्स्ट बोल रहा है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों की खाकर समाप्त कर देते थे इसलिए, या दूसरा शिकार ढूंढने के कारण, तीसरा मवेशियों के चारा ढूंढने के लिए, और चौथा मौसम बदलने के कारण। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा? तो जितने भी कारण है सभी सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी क्या है तो आपका सत्य है। ठीक है, क्यों घूमते थे दूसरी जगह। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर बोल रहा है कि मेसोलिथिक का मध्य पुषाण युग के संबंध में मेसोलिथिक का मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है तो विचार करना है। जिसमें फर्स्ट बोला कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा, पत्थर के औजार के आकार बड़े थे। तीसरा बोला कि इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प पर चयन करें। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक क्या है तो सही है। मेसोलिथिक युग में जो इस समय पत्थर के औजार और माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक खाली सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का जो क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता का जो अंत होने का जो क्या परिणाम हुआ? तो फर्स्ट बोला कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। दूसरा, मोहरों लेखनों तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। तीसरा, कच्चे माल का आयात घट गया। और चौथा, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो कूट की सहायता से क्या करना है तो उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी कथन दिए हुए सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में क्या करना है तो सही मिलान करना है। एक तरफ वस्तु है, दूसरी तरफ आयात स्थान है। ठीक है, जैसे कि तांबा है। ठीक है, तो तांबा का आयात जो है कहाँ से होता था? तो तांबा का आयात जो है आपका राजस्थान से होता था। ठीक है, टीन का जो है आपका अफगानिस्तान से होता था। और सोना का हो गया आपका कर्नाटक से। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर बोले कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में जो इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? फर्स्ट, की नदियों के सूखने के कारण। दूसरा, जंगलों के विनाश होने के कारण। तीसरा, चारागाह मैदानों समाप्त होने के कारण। चौथा, बाढ़ के कारण। और पांचवा, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण अटकलें लगाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? तो सभी अटकलें लगाई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से आपका डी हो जाएगा, जो कि सभी क्या है तो सत्य हैं। जितने भी अटकलें बताई गई हैं आपका इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह सभी लोगों को पता होगा कि हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? महान स्नानागार जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? निम्न में से बताना है कि अग्निकुंड जो है कहाँ मिले हैं। तो अग्निकुंड जो है कहाँ मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ कहाँ अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड जो है आपका मिले हैं कालीबंगन में, हड़प्पा में तो नहीं मिला है, फिर और लोथल में मिला है। ठीक है, तो कालीबंगन और लोथल, तो 1 और 3 कोई ऑप्शन दिया हुआ है, तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो कालीबंगन और लोथल में, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट और 3 राइट आंसर हो जाएगा, 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पाई नगरों की जो प्रमुख विशेषता जो क्या थी? फर्स्ट बोला कि विशाल स्नानागार थी, या अन्नागार था, या योजनाबद्ध नगर निर्माण था, या पक्का ईंटों का प्रयोग था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्या थे तो आपका जो है हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, विशाल स्नानागार भी था, अन्नागार भी था, और योजनाबद्ध नगर निर्माण भी था, पकाई गई ईंटों का प्रयोग भी था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर बोल रहा है कि इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। दूसरा बोला कि इस स्थल पर लगभग 36 से 27 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। और तीसरा बोल रहा है कि इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम लोग को बताना है।
तो इसमें जो है आपका कथन जो है 1 और 2 क्या तो सही है कि यह घोड़ा नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा, इस स्थल पर लगभग 3400 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों के निवास था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है तो आपका सही है, 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ जो कैसा व्यवहार किया जाता था, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, ठीक है। तो 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट बोला कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर बोल रहा है कि महापसाड़ में जो मृतकों के विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था क्या, तो इन्हें जो आपका कहा जाता था काले और लाल बर्तन कहा जाता था, ठीक है। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन ए, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। कथन बोल रहा है कि महाजनपदों के शासकों ने जो है संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। कारण आर बोल रहा है कि जनता द्वारा स्वच्छ से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं का रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो बोला कि नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है तो चयन करना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है हमारा कि सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था। सिकंदर महान जो किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से क्या कर दिया तो इनकार कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर भी, ब्यास नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की वजी संघ की भाषाओं में भाग लेने से किन समूहों की शक्ति बाहर रखा गया था। बोला कि बजी संघ की भाषाओं में बजी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूह को जो है शक्ति से बाहर रखा गया था। तो किसको रखा गया था तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा, महिलाएं, दास और कर्मकार को बाहर रखा गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर बोल रहा है कि बजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। बजी संघ जो है उसका वर्णन जो किस पुस्तक में, तो ये सभी को पता होगा कि दीघ निकाय में। किसमें तो दीघ निकाय में है। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई। बोला है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरा, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प चुनें। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों क्या है तो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दूसरा, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक असत्य है ना दो, यानी इनमें से कोई असत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि महाजनपद काल में जो है अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। महाजनपद काल में जो अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृद भांड। किसका तो चित्रित धूसर मृद भांड का किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि अभिलेख पर अशोक शासक आदेश उत्कीर्ण करवाया गया। दूसरा, इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया। तो सत्य कथन का चयन करें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक क्या है तो सही है, यानी कि अभिलेख पर जो है अशोक का शासक आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। तो 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि जनपद का क्या अर्थ होता है। जनपद का जो है क्या अर्थ होता है तो ये सभी को पता होगा, ये तो आसान है कि जनपद का अर्थ जो होता है कि जन के बसने की जगह होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 के बी नंबर। नेक्स्ट है कि महाजनपदों का उद्भव जो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था।
तो यह जो आपका 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी 2500 साल पहले हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारतीय दर्शन की शाखा उसके संस्थापक से मिलाइए। भारतीय दर्शन एक तरफ दिया हुआ, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ, जैसे कि आपका वैशेषिक। ठीक है, आइए हम लोग मिलाते हैं। जैसे कि वैशेषिक, तो वैशेषिक जो है आपका किससे हो गया, तो कर्णाद से हो गया। ठीक है, योग हो गया आपका पतंजलि से, सांख्य हो गए आपके कपिल से, और पूर्व मीमांसा हो गए जैमिनी से। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर की पाणिनि के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोल रहा है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। दूसरा, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के कला में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या सही है। पाणिनि ने जो क्या किया था, तो उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, यह बात सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर बोला है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सभी लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दोनों कथन बुद्ध के द्वारा शिक्षाओं के बारे में जो दिया गया है दोनों सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी सी। ठीक है, एक और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि उपनिषद शब्द का सही अर्थ है। बताना है कि उपनिषद शब्द का जो सही अर्थ है। तो उपनिषद शब्द का जो सही अर्थ क्या है, तो गुरु के समीप बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। संस्कृत व्याकरण की रचना जो किसने की थी, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने, तो पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट है कि स्वामी महावीर ने अपने शिक्षा किस भाषा में दी थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा जो किस भाषा में दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर के जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। दूसरा, कि साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोनों कथन क्या है, तो सत्य है, एक और दोनों। ठीक है, तो 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। संघ में बोल रहा रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, तो विनय पिटक में मिलता है। किसमें, तो विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, इसको बताना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट बोला कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, यह बात तो आपका सत्य है। दूसरा, सभी व्यक्तियों के संघ में प्रवेश ले सकते हैं, सभी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। चौथा बोला है कि विवाहित स्त्रियों के संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो नहीं, राइट आंसर हो जाएगा जो आपका संदर्भ सही नहीं है, 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, यह बात सही है। ठीक है, लेकिन जो है विवाहित स्त्रियों के संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, यह क्या है, तो आपका कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बोला है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। सत्य कथन का इसमें से चयन करें। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर की बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। दूसरा, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। तीसरा, वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो सत्य कथन का चयन करें। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 क्या है, तो सही है कि उन्होंने जो बोधिसत्व की पूजा की काफ़ी लोकप्रिय थे। और तीसरा, कि वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3 क्या है, तो सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। बुद्ध के जीवनी जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन, तो अश्वघोष। कौन, तो अश्वघोष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 में कि बौद्ध धर्म के प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। फर्स्ट बोला कि बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, बौद्ध धर्म जो है आपका दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला है। दूसरा कि इन क्षेत्रों में जो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों क्या है तो सही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर के प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था क्या, तो वो जो है आपका प्रदक्षिणा। क्या, तो प्रदक्षिणा कहलाता था। ठीक है। 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है, बोल रहा है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्या थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। फर्स्ट कि वे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच अपने आपसी संघर्ष, दूसरा दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, और तीसरा परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और तीनों के यहाँ तो कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर बोल रहा है कि यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार। यहाँ दो और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको तो मेगास्थनीज के द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लगा मेरे को देख के। ठीक है। आज तक ऐसा क्वेश्चन हम बहुत कम देखे हुए हैं। ठीक है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करो और नजराने के बीच अंतर में सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। कर यानी टैक्स, ठीक है, और नजराने के बीच जो है अंतर सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट बोल रहा है कि कर जो है दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था। दूसरा बोला कि कर भौतिक वस्तुएं थीं और नजराना पूरी तरह से नगद था। तीसरा बोला कि कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक है। डी बोल रहा है आपका कि कर वनवासियों द्वारा चुकाए जाते थे और नजराना जो नगरवासियों के द्वारा चुकाए जाते थे। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी राइट आंसर है। कर जो होता था नियमित है और नजराना अनियमित था, क्योंकि कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था नजराना। ठीक है। लेकिन कर जो क्या था तो नियमित था। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किया जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर बोला है कि मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का जो है ऑप्शन नंबर डी, क्या, तो मेगास्थनीज नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद, यवन, शक हिंद एवं पार्थियन, कुषाण। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी, धम्म या महामात से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तीसरा
अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है तो बताना है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 3 क्या है तो सही है। एक में क्या बोल रहा है, एक जो कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और वहीं तीसरा सही है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ठीक है, 1 और 3 सही है। तो 56 का 1 सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि किन स्थानों पर क्या हुए हैं, तो अशोक का शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंधार है, ब्रह्मगिरी है, जौगढ़ है, गिरनार है, अमलुम्बिनी है। तो सभी जगह से हुए हैं, तो 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। 58 नंबर बोल रहा है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो सीरिया भी भेजा था, मिस्र भी और श्रीलंका भी। तो उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा सभी जगह। ठीक है, 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य में जो अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल यानी गवर्नर का पद ज़्यादा दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और आदिमई शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो यह जो है आपका भूमिहीन कृषि मजदूरों और दास के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है कि संगम मोमेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय उपहार और भेंट लेते थे। ठीक है, तो 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है हमारा बोल रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है। सिल्क रूट पर जो नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है, तो वह वंश जो है आपका है कुषाण। ठीक है, 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर है कि रोमन साम्राज्य में भारत किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। रोमन साम्राज्य में जो है भारत में किस वस्तु की मांग क्या है तो सबसे अधिक थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी किसका, तो काली मिर्च का। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था। उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग जो है लगभग कब शुरू हुआ था। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 साल पहले हुआ था। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी जो है निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो सातवाहन कहे जाते थे। नेक्स्ट है 67 नंबर की निम्नलिखित में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो मथुरा रही। नेक्स्ट है कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपका स्थित है कहाँ, तो पुडुचेरी में। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कि आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। दूसरा, आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। तीसरा, यह सिक्के चांदी या तांबे विभिन्न आकृतियों के होते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना। 69 का बी राइट आंसर है, केवल 2 क्या है तो गलत है कि आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किन का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनारों का भी मिलता है, लोहारों एवं बुनकरों का मिलता है, टोकरी और माला बनाने वालों का भी मिलता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, 70 का डी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रास्थिक का अर्थ है। प्रास्थिक का अर्थ क्या होता है। तो प्रास्थिक का अर्थ जो होता है वो होता है आपका प्रशंसा। क्या, तो प्रशंसा होता है। 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर के समुद्रगुप्त नीतियों का वर्णन किसने किया। तो समुद्रगुप्त नीतियों का वर्णन जो आपका हरिसेन ने किया। 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर की हरिसेन ने जब प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई। हरिसेन ने जो है प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो कितनी बताई है, तो आपकी 12 बताई। कितने, तो 12 बताई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 73 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 में विक्रम संवत की शुरुआत की शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य से देखा जाता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। तो वह जो आपका पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। 75 का ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 नंबर है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई, तो यह कथन क्या है, तो आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर, कहा किस में, तो चंद्र में किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, इसके बारे में क्या करना है, तो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा मिलान गलत है। आर्यभट्टियम का रचना आर्यभट्ट है, यह सही है। मणिमेखलाई के इलांगो हो गए, मेघदूत के कालिदास हो गए। एम शिल्पदिकारम का जो है इलांगो नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 78 का जो है, सॉरी ये तो 78 का बी हो जाएगा। मणिमेखलाई का जो है इलांगो नहीं है। ठीक है, सॉरी 78 का बी राइट आंसर है। मणिमेखलाई का जो है इलांगो रचनाकार नहीं है। ठीक है, इसको गलत मानेंगे। ठीक है, जो कि आपका मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, तो बताना है। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि धातु मंजूषा जो है आपका अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने वाला पात्र है। ठीक है, पर दक्षिणी पथ स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा है तो मार्ग है, ये बात बोल रहा है। वेदिका को बोल रहा है कि गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर है। और चौथा बोला है कि तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार है। तो बताना है कि इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। केवल 3 क्या है, तो सुमेलित नहीं है, जो कि वेदिका केवल 3, यानी जो बी राइट आंसर हो जाएगा वेदिका, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, यह क्या है, तो आपका सुमेलित नहीं है। 79 का बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि महाबलीपुरम के जो है 81 मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टानों के तराशकर किया गया था। दूसरा, इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था। और तीसरा, ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन मंदिरों का निर्माण जो है एक ही विशाल चट्टानों को तराशकर किया गया था, ये सही है। ठीक है, और तीसरा सही है आपका कि ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। ठीक है, तो 80 का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्लास 6 का हिस्ट्री में टोटल 80 क्वेश्चन। अब हम लोग जो है अगले में देखेंगे आपका NCERT क्लास 7 के हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए।